अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा टॉपिक है इक्विटी मार्केट ऑर्डर्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक लिंक क्रिएट करवाना चाहता हूँ। बेटा याद करें, हमने लास्ट वीक में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट या फंक्शनिंग ऑफ इक्विटी मार्केट, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात की थी, सीजनड ऑफरिंग की बात की थी, और इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट मार्केट, सेकंड मार्केट, थर्ड मार्केट एंड फोर्थ मार्केट, इन चार लेयर्स पे बात की थी। अगर पहली दो लेयर्स की बात करें तो उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात की थी, जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है, स्टैंडर्डाइज मार्केट। इसके अलावा जो सेकंड मार्केट है, हमने ओवर द काउंटर मार्केट उसके ऊपर डिस्कस किया था कि ओवर द काउंटर मार्केट कैसी मार्केट होती है जिसमें अनलिस्टेड कंपनीज का स्टॉक जो है वो ट्रेड होता है। अच्छा, ये सारी डिस्कशन जो है जब लास्ट लेक्चर में हो गई, तो फर्स्ट जो मार्केट थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिटेल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी इक्विटी मार्केट ऑर्डर्स। कि भाई जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं। इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को या ब्रोकरेज फर्म को किस किस तरह के ऑर्डर प्लेस कर सकता है, उन ऑर्डर की टाइप्स कितनी हैं उस पर बात करेंगे। फिर उनके दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या वो सारी कैश भी होती हैं, क्या कैश के अलावा उधार या क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आज उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, तो हम अब इसको फॉर्मल जो है इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज मार्केट ऑर्डर। बेटा ये बड़ा सिंपल ऑर्डर होता है जिसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो अपने ब्रोकर को कहता है, अच्छा भाई नेस्ले कंपनी का मुझे शेयर खरीदना है, तो इतने शेयर खरीद लो, जो आज बेस्ट प्राइस है उस पर खरीद लो। इस ऑर्डर में प्राइस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसमें नहीं बताया जाता कि आज वो शेयर जो है वो 7,500 का है, मुझे 7,400 पे जब आएगा तब खरीदना है। ये जनरली नेस्ले का शेयर काफ़ी महंगा है। अगर नॉर्मल बात करें तो ABC कंपनी है, उसका 80 रुपीज़ का शेयर है, तो जब ये 70 पे आएगा तब मुझे खरीदना है। ये इसी तरह ऑर्डर जो है वो शेयर्स को सेल करने के भी दिए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास आज इसकी प्राइस चल रही है 80, अब सेलर तो चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बिके, वो कहता अच्छा भाई जब ये 85 पे चला जाएगा ना तब इसको बेच देना। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो बाइंग ऑर्डर कर रहे हैं या सेलिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो दोनों पे आप जो है वो अपने ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बट दैट इज द सॉर्ट ऑफ ओपन ऑर्डर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसके बरक्स एक और ऑर्डर है जिसको कहते हैं जी लिमिट ऑर्डर। बेटा लिमिट ऑर्डर में हम लोग अपने ब्रोकर को प्राइस स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इस प्राइस पे मुझे शेयर खरीदना है या बेचना है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी का शेयर है वो 250 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, और मैंने उसको खरीदना है, तो मेरी कोशिश होगी कि सस्ते से सस्ता मिले, तो मैं लोअर साइड पे लिमिट लगाऊंगा। मैं उसे बोलूंगा अच्छा भाई अगर ये 235 पे आ गया तब इतने शेयर खरीद लेना मेरे अकाउंट से। दूसरे नंबर पे अगर आप सेल करना चाह रहे हैं और सेलिंग का आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, तो वो इस तरह से हो सकता है कि आपके पास कुछ शेयर्स हैं, आप उनको बेचना चाह रहे हैं, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने ब्रोकर से और कहते हैं कि अच्छा आज ये शेयर 250 का है, ये 260 पे जब चला जाएगा ना फिर इसको बेच देना। तो अगर इस तरह का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा,
लिमिट ऑर्डर जो है उसमें आप टाइम प्राइस को स्पेसिफाई करते हैं, टाइम की स्पेसिफिकेशन जो है वो वेरी करती है। मैं उसे कह सकता हूँ कि अच्छा भाई अभी अगर ये प्राइस अवेलेबल है तो उठा लो या बेच दो, अभी अगर जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो ठीक है। इसे कहते हैं फिल और किल, या तो इस ऑर्डर को अभी मेरी प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दो या कैंसिल कर दो, ये टर्म यूज होती है फिल और किल। पार्ट ऑफ द डे मैं कहता हूँ अच्छा भाई आज 12 बजे से पहले पहले अगर ये प्राइस इस रेंज में प्राइस आ जाती है तो इसको उठा लेना या बेच देना। इसी तरह अ फुल डे, पूरे दिन का भी ऑर्डर हो सकता है कि जी आज की तारीख में अगर ये प्राइस आप मिलती है तो खरीद लेना, या ये प्राइस मिलती है तो बेच देना। इसके बाद सेवरल डेज, कुछ दिन की आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जी 3 दिन के अंदर अंदर अगर ये प्राइस आती है तो ठीक है, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, ये और गुड अनटिल कैंसल्ड। और अच्छा उसे बता दो कि ठीक है आप देखो ये प्राइस आती है टिल माय फर्दर ऑर्डर। तो ये दो तरह के बेसिकली मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर जिसमें कोई प्राइस की लिमिटेशंस नहीं होती, और सेकंड वन इज अ लिमिट ऑर्डर जिसमें आप अपने ब्रोकर को प्राइस स्पेसिफाई कर देते हो। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट सेल्स। बेटा शॉर्ट सेल्स को समझना बड़ा जरूरी है। जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे स्टूडेंट्स में, वो समझते हैं कि अच्छा हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट से तभी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जब प्राइसेस ऊपर जा रही होती है। मतलब आज अगर सस्ते में शेयर खरीद लो और कल को प्राइसेस ऊपर जाएंगी और अपना स्टॉक बेच के आप जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है दैट इज अ गुड थिंग, बट दैट इज अ वन साइड ऑफ ए कॉइन। इसकी एक दूसरी साइड भी होती है, प्राइसेस के गिरने से भी प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब प्राइसेस के गिरने से कैसे, आप आज शेयर खरीद लो प्राइस गिरेगी तो फिर आप उसको बेच दोगे तो फिर वो तो लॉस होता है, महंगा खरीद के सस्ता जो है वो बेचना। तो शॉर्ट सेलिंग बेटा इस तरह से होती है कि आप अपने ब्रोकर से बोरो कर लेते हो स्टॉक। आप कहते हो मुझे इस कंपनी का स्टॉक बोरो करना है, तो वो किसी दूसरे इन्वेस्टर से जो उस ब्रोकर का जनरली क्लाइंट होता है उससे आप स्टॉक बोरो करके मार्केट में बेच देते हो। बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, लेट्स सपोज एक शेयर है 50 रुपए का, उस शेयर की आज 50 वैल्यू है। आई एम एक्सपेक्टिंग बीइंग एन इन्वेस्टर कि ये 5 6 7 8 दिनों में इसने कुछ 40 रुपए पे आ जाना है। आज ये 50 का है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी प्राइस में डिक्लाइन आएगा, तो मैं उस कंपनी के स्टॉक अपने ब्रोकर के थ्रू बारो कर लेता हूँ किसी दूसरे इन्वेस्टर से। अच्छा मैंने बारो कर लिए, जब मैंने बारो किए और उस दौरान फ़ौरन मैंने उसे मार्केट में बेच दिया, मैंने वो 50 रुपए का शेयर उससे ख़रीदा, जितना भी वॉल्यूम मैंने उसे अपना डिमांड की मैंने ले लिया, उसको मार्केट में फ़ौरन 50 रुपए के हिसाब से बेच दिया। फिर कुछ अरसे के बाद एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन अगर उसकी प्राइस गिर जाती है और 40 रुपए पे आ जाता है तो मैं उन्हीं पैसों को यूज़ करके 40 रुपए के हिसाब से दोबारा मार्केट से वो स्टॉक उठा लूँगा। बेचा कितने में था, 50 का, खरीदा कितने में, 40 में। 10 रुपए आप इसके अंदर से गेन कर लेते हो प्राइस के डिक्रीज करने से। वो जो 50 का था वो आपने किसी का स्टॉक था वो खरीद लोन पे लिया और उसको बेच दिया, 50 रुपए रख लिए, वॉल्यूम जितना भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा जब वो 40 पे आया तो उसको दोबारा से खरीद के उसको वापस कर दिया। इस दौरान ब्रोकर को जो है वो कमीशन पे कर दी।
याद रखिएगा, शॉर्ट सेलिंग में प्राइस का गिरना इन्वेस्टर की फेवर में होता है। और अगर प्राइस बढ़ जाए, फॉर इंस्टेंस कि 50 का लिया था उसने, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 रुपए पे आ जाएगा प्राइस, वो प्राइस बढ़ के 60 रुपए पे आ गई, तो 50 का लेके बेच दिया हुआ है, 50 रुपए कमा लिए हुए हैं, रख लिए हुए हैं अकाउंट के अंदर, तो वो अब 60 का हो गया, तो अब 10 रुपए मजीद डाल के खरीद के वापस करना पड़ेगा वो शेयर। तो एक चीज याद रखना जी, शॉर्ट सेलिंग में प्राइस का गिरना फेवरेबल होता है, अदरवाइज लॉन्ग सेलिंग में आप जनरली क्या करते हो, आपका प्राइस का बढ़ना आपकी फेवर में होता है। वो आपको पता ही होगा कि आज शेयर खरीद लिया, उसकी प्राइस बढ़ी, फिर उसको बेच दिया। तो बेटा शॉर्ट सेलिंग भी एक ट्रांजैक्शन होती है अब आपकी इन्वेस्टर की और ब्रोकर की। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑर्डर्स भी होते हैं। अब स्पेशल ऑर्डर्स क्या होते हैं? स्टॉप लॉस या स्टॉप बाय ऑर्डर। स्टॉप लॉस क्या है? अभी मैं शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग की बात कर रहा था। स्टॉप लॉस ये है, अभी बात की हमने कि लॉन्ग सेलिंग में प्राइस का बढ़ जाना फेवरेबल होता है। आज 50 रुपए का शेयर खरीदा, वो एक महीने के बाद 55 पे चला गया, उसको बेच दिया 55 पे, 5 रुपए आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, वो आपकी पॉकेट में चले गए। प्राइस का बढ़ना आपके लिए फेवरेबल। लेकिन अगर प्राइस गिरनी शुरू हो जाए 50 रुपए से, तो क्या आप लोग वेट करते रहेंगे कि वो 48, 47, 45, 43, 40 प्राइस गिर रही है और आप बैठ के देख रहे हैं? नहीं, आपने एक टॉलरेंस लेवल सेट किया होता है कि आप कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। 50 रुपए का स्टॉक था, मैंने लोअर लिमिट लगा दी, मैंने कहा जी 47 तक अगर ये स्टॉक चला जाए तो इसको बेच देना, 3 रुपए का लॉस मैं अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अपर साइड पे लॉन्ग लॉन्ग सेलिंग पे अपर लिमिट नहीं लगाई जाती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे कह दूं अच्छा जी 53 रुपए का हो जाए तो बेच देना, उससे ऊपर जाए तो फिर नहीं। प्राइस ऊपर जाती जाएगी, मेरे लिए फेवरेबल है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। हाँ, डाउन साइड पे मैंने एक एक लॉक लगा दिया होगा, उसे बता दिया होगा, लिमिट लगा दी होगी, ठीक है, इसको अपर लोअर कैप भी कहते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर है कि मैंने उसको एक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर प्लेस किया हुआ है कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट लॉन्ग सेलिंग में प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, जो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, वो तो मुझे नुकसान दे रही है, तो मैं किस हद तक इसको देखता रहूँगा। फिर उस लिमिट पे अगर प्राइस आ जाए तो मैं उसे, मेरा मेरा ब्रोकर उसको बेच देगा। तो वो डिपेंड करता है, मैं 48 पे भी लगवा सकता हूँ, 47 पे भी, 45 पे भी। तो ये डिपेंड करता है बेटा। ये 50 मैंने एक अज्यूम किया हुआ है स्टॉक प्राइस। शेयर की प्राइस 10 रुपये भी होती है। शेयर जो है हमने लास्ट टाइम मार्केट में देख रहे थे वेबसाइट पे, 10 रुपये के शेयर भी होते हैं, शेयर 100 के भी होते हैं। शेयर जो है वो मार्केट में नेस्ले का देख ले, शेयर 7,500-8,000 रुपये का भी होता है, यूनिलीवर का, इनके बड़े बड़े हज़ारों में शेयर है मार्केट में। देखिएगा, मैंने आपसे समरी का कहा था, डेली की स्टॉक मार्केट की जो समरी है वो डाउनलोड किया करें। उसके अंदर आपको तमाम जो सेक्टर्स हैं, देर आर मोर देन 35 सेक्टर्स, तो उसके उन सेक्टर्स में आप इनकी प्राइस को देखा करें। तकरीबन 550 लिस्टेड फर्म है स्टॉक मार्केट में, और मोर देन 35 सेक्टर्स हैं, इनको देखा करें आप लोग। अच्छा, स्टॉप लॉस ऑर्डर लॉन्ग पोजीशन में, जब भी आपकी प्राइस जो है वो गिरेगी, दैट इज एन एडवर्स इवेंट, और उस पर आपने एक लॉक लगाया होता है और आप अपने, आपका ब्रोकर उस ऑर्डर के तहत आपका आपका जो है वो शेयर बेच देता है। स्टॉप बाय ऑर्डर, अभी इस स्लाइड से पिछली स्लाइड पे हमने शॉर्ट सेलिंग की बात की है।
शॉर्ट सेलिंग क्या होती है जी, कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइसेस गिरेगी, आप अपने ब्रोकर से शेयर बारो कर लेते हैं या स्टॉक बारो कर लेते हैं, फ़ौरन मार्केट में बेच देते हैं, प्राइस गिरती है, दोबारा वो मार्केट से उठा के सस्ते में वो दोबारा वापस कर देते हैं शेयर्स, ब्रोकर को थोड़ी सी कमीशन देते हैं और बाकी पैसे आपकी पॉकेट में चले जाते हैं। अब इस सूरत में शॉर्ट सेलिंग में प्राइस का गिरना फेवरेबल होता है, लेकिन क्या हमेशा प्राइस गिरेगी? वो तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस गिर जाएगी, हो सकता है प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए। अब इस सूरत में आपने अपर लॉक लगाया होता है कि अच्छा अगर प्राइस बढ़ना शुरू हो गई तो 50 का मैंने आज स्टॉक को बारो करके बेच दिया, 50 रुपये अर्न कर लिए। अगर इसकी प्राइस गिरने की बजाय बढ़ना शुरू होगी जो नुकसानदेह है, तो इसको ख़रीद लेना। किस प्राइस पे मैंने लॉक लगाया हुआ था? 52 पे। 52 पे चलेगी तो ये मार्केट से स्टॉक खरीद लेना, ताकि मैं 2 रुपये का मुझे लॉस हो, इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। बेटा टॉलरेंस लेवल वेरी करती है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे कि इन्वेस्टर टॉलरेंस क्या होती है, और आगे हमारे टॉपिक आएंगे, मैं उसको रिलेट करूँगा, उस पर बात हम करेंगे। अच्छा, इसकी बात हो गई, होपफुली आपको इन स्पेशल ऑर्डर की समझ आ गई है। इसके बाद बेटा हम अब बात करेंगे बाइंग ऑन मार्जिन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। बाइंग ऑन मार्जिन, एक चीज़ याद रखें कि लाजमी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप अपने ब्रोकर से कैश पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। समटाइम्स आप अपने ब्रोकर या जो ब्रोकरेज फर्म है जिसके साथ आप अटैच है, आप उनके साथ क्रेडिट भी कर सकते हैं। इसे बाइंग ऑन मार्जिन कहते हैं। याद रखें स्टॉक मार्केट एक फॉर्मल मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इसके अंदर आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक अकाउंट ओपन करवाना है। बेटा मैं एक, आप इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से स्टॉक मार्केट की एक जो है ना वो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आप लोगों ने इस लेक्चर को सुनने के बाद ज़रूर देखनी है। बेटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आज आप लोगों ने, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने डेली डाउनलोड्स में जाके अपनी एक हैबिट बना लेनी है कि डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट की समरी डाउनलोड करनी है। मैं वो आपको दोबारा से बता देता हूँ। उसके साथ साथ आज आपको एक नया काम देना है। आप नई एक जो है ना वो सजेस्ट करना है कि ये भी देखा करें। ये तो था क्लोजिंग रेट समरी, जिसके अंदर जिसको आप लोग डाउनलोड करके बेटा देखा करें। अब ये कल की समरी होगी, इसको आज फिर देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा कि डेट जो है 23 कल की ये मार्केट है। कल की मार्केट में जो प्लस में कंपनीज गई थी दैट वर 183। इसके अलावा जिनका स्टॉक जो है वो माइनस में गया है दैट आर 218। जिनके स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया वो 19 फर्म थी। तो ये बेटा आप लोग जो हैं वो देखा करें, नेट चेंज भी आपके सामने है। अच्छा, इसके साथ साथ इन स्टॉक के प्राइसेस को भी देखा करें। लाइक जैसे ये जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, इसका स्टॉक जो है 460 रुपये पे इसकी कल की क्लोजिंग थी। तो ये चीज़ें देखा करें, कोई 27 रुपये का स्टॉक है, कोई 6 रुपये का है, ठीक है, किसी की 1000 वैल्यू है। अच्छा, ये तो चले आप लोग होपफुली देख रहे होंगे। इसके साथ साथ आज आपने इस लेक्चर के बाद ये इन्वेस्टर जो है वो गाइडलाइन वो डाउनलोड करनी है और वो देखनी है। इन्वेस्टर गाइडलाइन आपको मिलेगी, प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज, अच्छा रिसोर्सेज में सॉरी, इसके अंदर ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स पे ये रिसोर्स एंड टूल्स में जाके आपने देखनी है स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी जो है ये एक पैराग्राफ में गाइडलाइन देगा और एक आपको फाइल भी प्रोवाइड करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए बड़ी जो है वो बेनिफिशियल है, ये बेटा आप लोगों ने देखनी है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ इन बेसिक्स के साथ साथ गाइड टू न्यू इन्वेस्टर्स, ये आज आपने इस लेक्चर के बाद ज़रूर देखनी है, गाइड टू न्यू इन्वेस्टर, जिसके अंदर आपको ये सारा आपने पैराग्राफ पढ़ने हैं, 2 3 4 हैं। इसके साथ साथ डाउनलोड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस गाइड, इसको आपने बेटा डाउनलोड करना है। ये बड़ी एक अच्छी एक हेल्पिंग है, 29 इसके पेजेस हैं। इसमें आप लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये देखिएगा, ये पूरा आपके पास मैनुअल है जिसमें नो योर ब्रोकर्स एजेंट्स एंड देयर रजिस्टर्ड ब्रांचेस, ओपनिंग ऑफ ए अकाउंट इन ओन नेम। सबसे पहले आपने जो है ना ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाना होता है। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है बेटा, इसको आप लोगों ने पढ़ना है, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये। ओके, और सेकंड वन इज दैट कि आप हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मार्जिन ट्रांजैक्शंस। तो मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, ये स्टॉक मार्केट की प्रोडक्ट एंड सर्विस में ये 5 6 किस्म की प्रोडक्ट्स की बना, इक्विटी, फिक्स इनकम, डेरिवेटिव, हम लोग बात कर चुके हुए हैं, ईटीएफ एंड मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम। अभी मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम जो है इसको आज हम देखेंगे, और ये थोड़ा सा पैराग्राफ गिवन है जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन है। इन मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम एन इन्वेस्टर कैन बाय MTS eligible securities having a part percentage of funds available of the total value of MTS eligible securities bought। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी है उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो उसने देनी होती है ब्रोकर ने, और कुछ परसेंटेज जो है वो हम लोग पे करते हैं। मतलब ये एक किस्म की क्रेडिट या उधार पे ट्रांजैक्शन होती है। तो इस पे आज हम बात करते हैं, ये आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। अब हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके जी, बाइंग ऑन मार्जिन on any type order, instead of paying 100% cash, borrow a portion of the transaction using the stock as a collateral। तो बेटा इसमें आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं स्टॉक्स में, सारी की सारी अमाउंट पे नहीं करते, कुछ परसेंट, लेट से 60% आपने पे कर दिया और 40% जो है वो आपका ब्रोकर या ब्रोकरेज फर्म वो पे करेगी। और हाँ, उसके ऊपर जो जितनी देर तक आप उनके फंड यूज़ कर रहे हैं उन फंड्स के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे, और वो जनरली इंटरेस्ट जो है वो बैंक के रेट से ज़्यादा होता है। आपको पता होगा कि बैंक का रेट कैसे बनता है। बैंक के रेट में बेटा सबसे पहले एक आ जाता है काइबर, काइबर के ऊपर प्लस प्रीमियम चार्ज किया जाता है, काइबर प्लस प्रीमियम। तो इसका जो प्रीमियम है वो नॉर्मल और जो बैंक का लोन होता है उसके प्रीमियम से थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रीमियम पे भी होपफुली हमारा जो टॉपिक आगे रिस्क एंड रिटर्न पे आएगा तो उसके अंदर हम बात उस पर भी करेंगे कि प्रीमियम जो है वो कैसे चार्ज किया जाता है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट रेट इज़ बेस्ड ऑन द कॉल मनी रेट फ्रॉम अ बैंक। तो ये वो जो बैंक में रेट चल रहा है उसी के मुताबिक या उससे थोड़ा ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जिसमें काइबर प्लस प्रीमियम होता है। 8% उसके ऊपर जनरली चार्ज किया जाता है, काइबर जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर 8%। अच्छा, रेगुलेशंस लिमिट प्रोपोर्शंस बारोड एंड द इन्वेस्टर्स इक्विटी परसेंटेज। तो इसमें रेगुलेशंस मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट का जो शेयर है, ये ब्रोकर्स का जो शेयर है वो कम से कम 15% होता है, कम से कम। इससे मज़ीद कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है जो ब्रोकर ने पर अपना कंट्रीब्यूट करना होता है। ओके,
चेंजेस इन प्राइस इफेक्ट इन्वेस्टर्स इक्विटी। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपने और ब्रोकर के मिल के पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दी, अब प्राइस चेंज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस गिरना शुरू हो गई स्टॉक की जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है और लॉस लॉस में जाना शुरू हो गए, तो उसके अंदर तो आपके पैसे भी हैं और ब्रोकर के पैसे भी हैं। तो फिर ब्रोकर भी इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ऐसा ना हो कि वो पैसे सारे के सारे डूब जाए मार्केट में। उसने आपको एक लिमिट दी होती है, एट एनी पॉइंट इन टाइम ब्रोकर कह सकता है जी आपने 25% मेंटेन करके रखना है। तो जब प्राइस गिरना शुरू हो जाती है, लॉसेस शुरू हो जाते हैं, तो आपकी अपनी जो अमाउंट है वो उसकी परसेंटेज कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लॉसेस का पोर्शन तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे चार्ज होगा, ब्रोकर के पैसों के ऊपर वो चार्ज नहीं होता। दैट इज़ अ डेट। तो डेट में हमने तो उसको पैसे वापस करने ही करने हैं। अगर लॉस होंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी तो हमारी पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज भी कम होना शुरू हो जाएगी। अब ब्रोकर तो बैठ के नहीं देखेगा, उसने एक लिमिट सेट की होगी, अच्छा भाई इससे कम आपकी अगर परसेंटेज गई तो आप मज़ीद कंट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर इन्वेस्टर उसमें मज़ीद कंट्रीब्यूशन करता है। ओके। और ये सारी अब जो स्टोरी है हम एक्सेल में कुछ वैल्यूज़ लेके उसकी मदद से प्रूव करेंगे और इसको इसको सीखेंगे कि मार्जिन क्या होता है। बेटा मार्जिन दो तरह का होता है, एक इनिशियल मार्जिन होता है और दूसरा जो है वो मेंटेनेंस मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन इसे कहते हैं कि जो इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं 70% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरा ब्रोकर 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मेरे जो 70% है दैट इज़ इनिशियल मार्जिन, शुरू में मैंने डिपॉजिट करवाया है। इसके बाद वो दोनों के पैसे मिलके लग गए, स्टॉक गिरना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में चली गई, लॉस होना शुरू हो गया, तो मेरी 70% जो है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट में वर्थ कम होना शुरू होगी, क्योंकि लॉस तो सिर्फ मुझे चार्ज होगा, ब्रोकर को चार्ज नहीं होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरी परसेंटेज गिरती 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 गिरती, अगर तो लॉसेस में हम जाना शुरू हो गए, वो कम होना शुरू हो जाएगी। ब्रोकर ने बेटा फिर क्या किया होता है, एक लिमिट दी होती है, लेट्स सपोज 25%। वो कहता है भाई किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25% से कम हो गई तो फिर आप उसको मेंटेन करेंगे, 25% पे वापस लेके आएंगे। वो जो मेंटेन करना होता है ना उसे कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। तो इसको अभी एक न्यूमेरिकल की मदद से देखते हैं, होपफुली आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। ओके बेटा, अच्छा इसमें मार्जिन ट्रांजैक्शन में एक एग्जांपल मैंने ली हुई है और वैल्यू आपकी आसानी के लिए और टाइम सेविंग के लिए मैंने सारी वैल्यूज़ पहले सेट कर दी हुई हैं। हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनिशियल मार्जिन जो है वो वर्क करता है और मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। अच्छा, अज्यूम यू अक्वायर्ड 200 शेयर्स ऑफ ए $50 स्टॉक फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ $10,000। 200 शेयर खरीदा है आपने, 50 रुपये एक शेयर की वैल्यू है, $50 कह लें, और टोटल इन्वेस्टमेंट है $10,000। A 50% initial margin requirement allowed you to borrow 5,000, making your initial equity 5,000। जो आपका इनिशियल मार्जिन था जैसा कि यहाँ बताया हुआ है दैट वाज 50%। आधे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो पैसे और आधे जो है वो आपका ब्रोकर कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स 200, करंट प्राइस 50, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 10,000। ये तो क्वेश्चन था। अब 50-50% अगर इनिशियल और 50% अगर इनिशियल मार्जिन है तो ब्रोकर की कंट्रीब्यूशन भी 50% होगी। तो इस 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपका जो ब्रोकर है वो आप 50% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इनिशियल मार्जिन, दैट इज $5,000, और 50% ही आपका ब्रोकर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आपके लिए बारोइंग है, लोन है। $5,000 आपके पैसे हैं, 5,000 आपके ब्रोकर ने कंट्रीब्यूट किए हैं, वो आपके लिए बारोइंग या जिसको लोन भी कह सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ तक मेरा ख्याल है
आपको सिनेरियो की समझ आ गई है अभी सिचुएशन है क्या। अच्छा, 3 मैंने यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट की हुई हैं, मैक्सिमम 3 काम हो सकते हैं। दिस ट्रांजैक्शन में हैव 3 कॉन्सिक्वेंसेस। नंबर 1, या तो स्टॉक प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए। ये शेयर खरीदा ना आपने $50 का, 200 शेयर खरीदे हैं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, आधा 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 आपके पैसे हैं और आधे आपके ब्रोकर के हैं। 50 का आज शेयर है, अब ये 50 का शेयर बढ़ भी सकता है और इसमें डिक्लाइन भी आ सकता है। तो मैंने 3 सिचुएशन क्रिएट की हैं। स्टॉक प्राइस में इंक्रीज, स्टॉक प्राइस में डिक्रीज, स्टॉक प्राइस में भी सेम। अब सेम तो बड़ा रेयर है, इससे आपकी वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमारा फोकस इंक्रीज और डिक्रीज पे होगा। अगर 20% स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है तो 50 का 20% वो 60 पे चली जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएंगे आप। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 से 12,000 पे चली जाएगी, क्योंकि अब आपका एक स्टॉक 60 रुपए का है और टोटल 200 शेयर्स है, 200 multiplied by 60, your total investment will grow and that will reach to 12,000। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी 12,000 रुपये पे चली जाएगी, जिसके अंदर ब्रोकर का 5,000, आपने वो 5,000 ही देना है, वो लोन था। तो 12,000 में से ब्रोकर का जो आप पैसे है वो 5,000 है और आपके पैसे वो बढ़ के 7,000 पे चले जाएंगे, क्योंकि टोटल 12,000 पे इन्वेस्टमेंट चली गई है, इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। ब्रोकर का 5,000 है, बाकी पैसे आपके हैं, वो जितनी बढ़ती जाएगी वो आपके पैसे हैं सारे। ब्रोकर को आपने अलग से कमीशन देनी, इंटरेस्ट पे करना है। तो इक्विटी आपके पैसों की रेशियो चली जाएगी 58.33 और जो 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 प्रॉफिट होते जाएंगे ये रेशियो बढ़ती जाएगी। अभी देखिएगा, ये मैं प्राइस यहाँ पे चेंज करूँगा, 60 की जगह मैं प्राइस रखूँगा 70 रुपये पे, तो ये देखिएगा रेशियो बढ़ के 64 पे आ गई है। अब मज़ीद इसकी अगर प्राइस मैं ऊपर ले जाऊँगा, इसकी प्राइस अगर मैं 80 पे कर दूँगा, मज़ीद बढ़ा दूँगा, तो ये रेशियो देखिएगा चेंज हो जाएगी, 68 पे आ जाएगी। तो बेटा प्राइस बढ़ती जाएगी, आपको प्रॉफिट होता जाएगा, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, ब्रोकर के उतने ही पैसे हैं जो आप वो लोन है वो उतना ही वापस करना है, सारे के सारे पैसे आप इंजॉय कर रहे हो। तो प्राइस का बढ़ना एक पॉजिटिव जो है वो साइन होता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग सेलिंग में। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको 60 रख देता हूँ, 20% इंक्रीज। अब ये आपकी इक्विटी रेशियो बढ़ती जा रही है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि प्राइस गिरना शुरू हो जाए। बेटा अगर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा ना, तो लॉस में याद रखिएगा ब्रोकर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं, देखिएगा, 20% प्राइस गिरी, 50 रुपए का शेयर था, 20% प्राइस गिरी तो 40 रुपए पे आ गया शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 40 मल्टीप्लाइड बाय 200 शेयर्स हैं, टोटल 8,000 पे रह जाएगी। जो 10,000 पे आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था वो अब 8,000 पे आ गया। ब्रोकर के 5,000 उतने वहीं के वहीं हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो वो बाकी रह जाएगी, 8 में से 5 निकालेंगे, आपकी अब 3,000 रह गए हैं, क्योंकि 10 रुपये कीमत गिर गई है, 20%, जो कि 10 रुपये के बराबर थी, 50 से 40 पे आ गई और 200 शेयर्स थे, वो आपका 200 ज़रब 10, 2,000 रुपया लॉस हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट अब 5,000 से 3,000 पे रह गई है। डेफिनेटली जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो आपका वो परसेंटेज इक्विटी का रेशियो भी गिर जाएगी। अब आपकी रेशियो 50-50 से 37.5 पे आ गई है, आपके पैसे कम रह गए हैं, ब्रोकर के ज़्यादा है। इसी तरह अगर प्राइस गिरती जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती जाएगी और आपकी रेशियो भी गिरती जाएगी। लेकिन इस दौरान बेटा ब्रोकर ने एक लिमिट दी होती है जिसे कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। उस लिमिट से जब पैसे कम होते हैं तो ब्रोकर आपको कहता है जी आप कुछ मज़ीद पैसे और ऐड करें ताकि आपकी वो लिमिट मेंटेन हो जाए। वो जनरली 25% होती है, कम या ज़्यादा भी हो सकती है। जितना आपको ब्रोकरेज फर्म जो है वो अलाउ करती है वो उतनी ही लिमिट होगी। इस केस में लेट सपोज वो 25% रेशियो थी। अब मैं प्राइस को 40 रुपये से मज़ीद 35 पे लेके जाता हूँ। अगर 35 पे इसकी प्राइस आती है
फिर देखेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट 3000 से कहाँ पे जाएगी और हमारा इक्विटी का पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसको एंटर किया, 35 रुपये प्राइस पे आपकी इक्विटी जो है वो 2000 पे रह गई, आपका पैसा 2000 पे रह गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 से 7,000 पे आ गई, 5,000 ब्रोकर का है, वो वहीं का वहीं है, लॉस आपके पैसों को चार्ज हो रहा है। तो आपकी रेशियो ऑफ 28% रह गई है पूरी इन्वेस्टमेंट में। 7,000 की इन्वेस्टमेंट रह गई है जिसमें आपका 2,000 है जो 28% के बराबर है। अब लेट सपोज प्राइस मजीद गिरती है और 33 पे आ जाती है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 6,600, आपके पैसे सिर्फ 1,600 रुपये रह गए हैं, लॉसेस होते जा रहे हैं। अब ये रेशियो गिर गई है, 25% से भी कम हो गई है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो बेटा फिर ब्रोकर आपसे बोलेगा कि इसको तुम मजीद कुछ 1,600 रुपये में कुछ मजीद पैसे डालो और ये 25% पे मेंटेन करो। लेट सपोज और प्राइस गिरती है, ये आ जाती है 30 रुपये पे, 50 रुपये से 30 पे आ गई। अब उसमें आपका सिर्फ 1,000 रुपये रह गया, टोटल इन्वेस्टमेंट 6,000 पे, आपका 1,000, ब्रोकर का 5,000, पूरी इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ 1,000 है। आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज 16% है। अगर प्राइस गिरती है तो फिर ब्रोकर आपसे बोलेगा भाई इसको 25% पे लाओ और बाकी पैसे कंट्रीब्यूट करो, मजीद पैसे डालो इस इन्वेस्टमेंट में। तो इसी तरह याद रखिएगा, प्राइस का बढ़ जाना जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ब्रोकर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मुझे मेरे पैसे मिल जाने हैं। लेकिन जब लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं तो याद रखिएगा ब्रोकर की भी एक टॉलरेंस लेवल होती है। उसके बाद मज़ीद लॉसेस होंगे तो वो आपसे मज़ीद पैसे डिमांड करेगा कि भाई इस इन्वेस्टमेंट में थोड़े पैसे और लगाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करो। वो एक लेवल दिया होगा, ये भी हमने देख लिया कि अब प्राइस गिरते 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 50% से अब हमारी इन्वेस्टमेंट में 16% रह गया है, 16% बस। तो ब्रोकर देखता तो नहीं रहेगा ना, इस तरह तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, इस तरह तो ब्रोकर को भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा प्राइस अब मैं 25 रुपये कर रहा हूँ, देखिएगा ब्रोकर का 5,000 कहाँ जाएगा। 25 रुपये अगर प्राइस आ जाती है तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये आएगी और हमारा पैसे सारे खत्म, सिर्फ ब्रोकर के रह गए। अब एक मिनट के लिए सोचिए अगर प्राइस 20 रुपये पे आती है तो ब्रोकर के पैसे भी माइनस में चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ही 4,000 रह गई, तो उसको 5,000 कहाँ से मिलेंगे, तो 4,000 ही उसके पास रह जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्राइसेस का गिरना, ये देखिएगा 50 रुपये पे इक्वल थी परसेंटेज, क्योंकि 50 का ही हमने शेयर खरीदा था, 50 रुपये पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट है और दोनों के पैसे बराबर बराबर हैं। प्राइस बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट टोटल बढ़ेगी और आपका पोर्शन बढ़ेगा और इक्विटी में भी आपका परसेंटेज बढ़ेगी। प्राइस गिरेगी तो आपकी परसेंटेज गिरेगी और ब्रोकर ने एक लेवल सेट किया होगा और उस लेवल से अगर फिर नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी तो ब्रोकर आपसे मजीद पैसे डिमांड करेगा, जिसको कहते हैं जी मेंटेनेंस मार्जिन। तो मार्जिन दो तरह के होते हैं बेटा, एक इनिशियल मार्जिन कि शुरू में जो पैसे लगाए ये आपके इनिशियल मार्जिन 5,000 रुपये, एक होता है जी मेंटेनेंस मार्जिन, अगर लॉसेस होना शुरू हो जाए तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना होता है, तो जिसको कहते हैं जी मेंटेनेंस मार्जिन। बेटा होपफुली आपको ये इनिशियल और मेंटेनेंस मार्जिन की समझ आ गई है। अब मज़ीद इस पर हम लोग बात करेंगे मार्जिन ट्रांजैक्शन पे और नेक्स्ट जो है हम लेक्चर इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह रिस्क एंड रिटर्न, ये हमारा टॉपिक होगा। रिस्क एंड रिटर्न पे जो है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को गाइड किया है बेटा, आप लोगों ने ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज इन्वेस्टर्स की जो वो गाइडलाइन है, न्यू इन्वेस्टर की गाइडलाइन है, वो पढ़नी है। इसके साथ साथ आप लोग वो एक पेज है मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम है, मार्जिन एमटीएस मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, वो भी पढ़िएगा, उसमें आपको बड़ी मज़े की 2-3-4 बातें मिलेंगी। फिर हम इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली जब भी हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस स्टार्ट होगी हम ये सारा कुछ एक दफ़ा
एक सेशन रख के तो फेस टू फेस इसको डिस्कशन में लेके आएंगे। ओके जी, मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आप लोग मुझे मैसेजेस या ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। ओके बेटा, अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवा लें। थैंक यू।